नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने उनके सबसे करीबी बड़बोले नेता संजय राउत की पिटाई कर दी है, वो भी मातोश्री में। तो दरअसल हुआ क्या था? ये जब मुझे न्यूज मिले तो किसी ने मुझे बोला कि भांडुप के भोपे की भोपू, उसको भोपू बोलते हैं, भांडुप का भोपू, उसकी बहुत कुटाई हुई। तो मैंने बोला कि सिंघम स्टाइल कुटाई हुई है, तो बोला हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो वो उसमें जिसने मुझे बताया वो भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। मैंने उससे कुछ 3-4 साल पहले कहा था कि एक दिन संजय राउत को शिवसैनिक ही पकड़ के कूटेंगे और ऐसा गंदा कूटेंगे कि वो बेचारा बाहर निकलने से डरेगा। लेकिन मुझे ये बात से अचंबा हुआ है, अचंभित हूं मैं, कि मुझे लगा था, मैंने उसको कहा था कि उसके भांडुप के घर पे जाके उसकी कुटाई करेंगे। ये तो उसकी मातोश्री में ही कुटाई हो गई बेचारे की, और वो भी उद्धव ठाकरे थे उसके सामने उसकी कुटाई की गई है। तो ये वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने मुझे कहा कि भैया तू कुछ एस्ट्रोलॉजी जानता है, कुछ ज्योतिष शास्त्र में। बोला नहीं, ये है ना शिवसैनिकों का स्वभाव है, उन लोग है ना बातचीत से ज्यादा ये सब ज्यादा कर लेते हैं। और संजय राउत के जो लक्षण है, फाइनली उसको मार ही पड़ने वाली है, उसकी कुटाई ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता उसका। तो और तब सबको पता था कि संजय राउत पार्टी की बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा था, वो अलग बात है, लेकिन लोगों को समझ में आ ही रहा था कि ये बर्बादी करेगा, और जिस दिन बराबर बर्बादी हो गई उस दिन उसकी कुटाई शिवसैनिक ही करेंगे, क्योंकि शिवसैनिक पीछे देख के कहीं जा ही नहीं सकेंगे अब। तो ये फाइनली हुआ, ये होना ही था, और मैं राह देख रहा था कब हो, तो परदेश फाइनली ये से हुआ, हुआ। परदेश से हुआ। पिटाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आप ये देखो ना कि जब शिवसेना टूटी थी तो एकनाथ शिंदे के खिलाफ किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल इन्हीं संजय राउत ने किया था। अगर बात बन सकती थी, अगर उद्धव ठाकरे उस वक्त शिंदे को मना लेते तो शायद बात बन जाती, लेकिन सारी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, पूरा का पूरा खेल और बिगाड़ दिया था। इसमें गलती उद्धव ठाकरे की ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उद्धव ठाकरे को कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब शिव सैनिक की हालत ऐसी हो गई है, एक शिव सैनिक है ये एरिया में, मैं उसको दोस्तों के कारण जानता हूँ, उसको लोग ही सामने से जनाब सलाम वालेकुम करके बुलाते हैं। अब वो कहाँ मुंह दिखाए? और ये सब आप है ना, सिर्फ हम लोग अगर एकनाथ शिंदे के जाने के और उसके पहले के और उसके बाद का जो चीज है वो छोड़ देते हैं। संजय राउत एक ऐसा बंदा है जिसने उद्धव ठाकरे को पूरा अलग गलत दिशा में आगे बढ़ाया, उसको शरद पवार के साथ बिठाया। हिंदुत्व और मराठी मानुस का जो कार्ड था, जो उसका ट्रम्प कार्ड कहते थे, ओके, वो उससे दूर करा दिया। और कहा जाता है, अब ये मेरे पास मीडिया सर्किट, दिल्ली का, बॉम्बे का मीडिया सर्किट में से, क्योंकि संजय राउत का घर शरद पवार के जो राज्यसभा के सांसदों को दिया गया जो उसका बंगला है, वो शरद पवार के थोड़े ही दूर है, ज्यादा ऐसे कहे तो बाजू में है। तो दोनों के बीच में वहां से घनिष्ठ संबंध हो गए थे। और कहा जाता है कि संजय राउत शरद पवार के पेरोल पे था, उसको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलती थी, जिसके सामने वो शिवसेना की जो विचारधारा थी, मराठी मानुस और हिंदुत्व को जोड़ के आगे चलने की, उसके बदले उसने पूरी अलग ही विचारधारा पकड़ ली, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की विचारधारा पकड़ के उसने शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को गलत रास्ते पे लेके गया, उससे खराब काम किया। उसने बिठा दिया उसको दोनों के साथ, कांग्रेस और एनसीपी के साथ, जो कि वैचारिक तौर पे ही शिवसेना के अपोजिशन में थे, यानी आइडियोलॉजिकली अपोजिशन में थे। अब उससे बड़ी बात हो गई, उसके कारण अब शिवसैनिक कहीं मुंह नहीं दिखा पा रहे। आज शिवसैनिकों की हालत ऐसी हो गई है, वो रास्ते पे जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे? जो लोग आज भी टिके हुए हैं बाला साहब ठाकरे के नाम पे उद्धव के साथ, उसको पता है कि हमारी तो समाज में सी पॉलिटिक्स में उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपने महल में रहते हैं। लेकिन जो शिवसैनिक रास्ते पे, उसको तो दिन में 4 बार निकलना पड़ता है, उसको तो अपने समाज के लोगों को मिलना है, उसको अपने बेटे की शादी करानी है, बेटी की शादी करानी है, पोते और पोती की शादी करानी है। वो वहां जाके उसको कोई सलाम वालेकुम बोल दे तो बेचारा क्या करेगा? उसको तो यही समाज में उठना बैठना है, उसको यहाँ से ही वोट लेने हैं। और सबसे बड़ी बात है
आज आप इवन कांग्रेस देखिए, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, लेकिन कांग्रेस में अच्छे जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उसको इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस हाईकमांड से पैसा मिलता है। शिवसेना में ये सिस्टम ही नहीं है। वहां वन वे है, आपने सिर्फ पैसे देने हैं बंगले में, आपको बंगला कुछ नहीं देगा। बंगला आपको सिर्फ राइट देगा कि आप यहाँ जाके फिरौती, आप उसको वर्गणी बोलो, खंडनी बोलो, माथाड़ी बोलो, वरई बोलो, ये सब नाम पे आप फिरौती वसूल कर सकते हैं। उसमें से ऊपर भेजना है आपने। ये तो हमने देखा ही है 2.5 साल में, सचिन वाजे का केस, ये दूसरे जो भी हुए थे 100 करोड़ रुपए के टारगेट वाले केसेस। अब इन लोग को पैसे भी मार्केट में से खुद ही उठाने हैं, इसको मार्केट में इलेक्शन के लिए खुद जाना है, उसके बाद में कोई पैसे नहीं देंगे, पैसे निकलवाए तो इलेक्शन में हारेंगे। तो इन लोगों की हालत ऐसी हो गई, इन लोग को पता है कि अब क्या करें। उसमें संजय राउत और बर्बादी कर रहा है। अभी आज वो संजय राउत ने वापिस एक भाष्य किया है कि मोदी 5 वर्ष के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी 5 वर्ष का ये टर्म खत्म ही नहीं करेंगे। अब ऐसी बकवास करेंगे तो उसकी कुटाई नहीं होगी, तो इन लोग क्या करेंगे। इन लोग की बर्बादी कर डाली है। उद्धव ठाकरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शिवसैनिक ऑन द ग्राउंड जो है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि वो बर्बाद हो जा रहे रोज। और ये पर चला, सुमित अगर ये सुमित अगर जी चलता रहा, मुझे लगता है एक दिन ये शिवसैनिक है ना, उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया ना, तो इन लोग तो उसका जो भांडुप का घर है ना, वो पूरा तहस नहस करके छोड़ देंगे। एक जमाने में ऐसा हुआ है, छगन भुजबल ने जब छोड़ा था तो उसका पूरा तोड़फोड़ किया था। तो यहाँ तोड़फोड़ करने में पीछे नहीं हटेंगे इन लोग। पर सुमित जी याद कीजिए ना, जब एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायकों ने शिवसेना छोड़ी थी, तो उनके घरों के बाहर जाकर भी तो संजय राउत ने ही तमाशे करवाए थे। किस तरह से यस, भड़काया था शिवसैनिकों को उनके खिलाफ। यस, और संजय राउत के यस। बारे में तो कहा जाता है कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव जीते थे बीजेपी और शिवसेना ने, उस वक्त भी तो संजय राउत ने ही भड़काया था उद्धव ठाकरे को कि वो सीएम बनने चाहिए, उनको सीएम बनना चाहिए, उनको डील करनी चाहिए सीएमशिप के लिए बीजेपी के साथ। तो वहां पर भी तो बना बनाया खेल संजय राउत ने बिगाड़ा था। और अगर संजय राउत शरद पवार के पेरोल पर है, तो वो खेल भी संजय राउत ने उनके इशारे पर ही करवाया होगा। एग्जैक्टली उसने, संजय राउत ने शरद पवार से पैसा लेके ही पूरा काम किया है। मुझे कुछ रकम किसी ने बताई थी, बहुत ही जानकार सूत्र है, लेकिन वो रकम काफी बड़ी रकम उसको हर महीने मिल रही थी शरद पवार के पास से। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से उसने पूरे पार्टी पार्टी का, कोई भी, भाजपा 2 सीट पे थी, जनसंघ 1 सीट भी नहीं था, लेकिन विचारधारा के साथ उन लोग कट्टर बैठे थे, तो उन लोग आज आके 250-300 सीट लेके उन लोग राज कर रहे हैं। आज इन्होंने विचारधारा, जिसके फाउंडेशन पे पार्टी खड़ी हुई है, जिसकी नींव पे पार्टी को खड़ा किया है, वही अगर खत्म कर देते हैं तो फिर तो ये पार्टी कुछ नहीं है कल। और ये पूरी बर्बादी जो 60 साल की मेहनत है, 60 साल की मेहनत को 5 साल में पूरी बर्बाद करने का जो पूरा अगर श्रेय देना चाहिए, अगर भारत रत्न देना चाहिए, तो संजय राउत को देना चाहिए। पर मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि ये बात तो शिव सैनिकों को बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी कि जो संजय राउत है वो भस्मासुर है शिवसेना के लिए, वही बर्बाद कर रहे हैं किसी के इशारे पर। टाइम हुई, बहुत देर बाद हुई, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। प्रॉब्लम शिव सैनिकों में क्या है, उन्होंने तब सत्ता देखी कि हमें सत्ता मिल रही है, हमें पैसा मिलेगा, तो उन लोग ने हिंदुत्व का पल्ला झाड़ के, सेक्युलरिज्म का पल्ला पकड़ के उन लोग ने पैसा कमाने के पीछे पड़ गए। उन्होंने देखा 2.5 साल में उनकी फाइल पास नहीं हो रही थी, उनकी जो निधि है, जो हम लोग यहाँ विधायक की निधि होती है, वो पास नहीं हो रही थी, उनके दूसरे काम नहीं हो रहे थे। और अजीत दादा पवार ने तो पूरा कंट्रोल रखा था मिनिस्ट्री पे, ऐसा कि इन लोग कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे, तो इनको पैसा भी नहीं मिला, सत्ता का भोगने का भी मौका नहीं मिला। और बाद में उन्होंने देखा कि ग्राउंड पे जो 40 लोग निकले एकनाथ शिंदे के साथ, उन्होंने ग्राउंड पे देखा कि भैया हमारा नाम तो मुसलमानों के साथ जुड़ रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ जुड़ रहा है, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जुड़ रहा है, हम तो इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे दूसरी बार। तो उनको ये ठीक लगा कि अब वापिस चलो, सुबह का भूला 2.5 साल के बाद वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो उन लोग आ गए इधर, खुद को अगले चुनाव में बचाने के लिए उन लोग इधर आए। पर एक चीज और है हिंदुत्व कि से प्यार होता, अगर इनका कमिटमेंट होता, तो उन्होंने तब उद्धव ठाकरे को बोला था ऐसा होता है तो हम रिजाइन करेंगे, क्योंकि हमने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे थे और हम हिंदुत्व के लिए काम करने वाले हैं। उन्होंने वो नहीं किया, 2.5 साल उन्होंने सत्ता भोगी थी। जी। पर सुमित जी,
अभी जो हालत हुई है उद्धव ठाकरे की पार्टी की विधानसभा चुनाव में, उसमें भी तो बहुत बड़ा सबक उन सबको मिल गया है ना, जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे के साथ, जो उस पाले में है शिवसेना के। लेकिन क्या मार पिटाई के बाद, संजय राउत की मार पिटाई के बाद उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है? किसी ने डिनाई किया कि उनकी पिटाई नहीं हुई है? कैसे डिनाई करे? ये तो ऐसा है ना, वो सांप है, सांप है ना, नेवले को अगर निगल जाता है, उसकी हालत ऐसी है को निकाल भी नहीं सकता, अंदर भी नहीं डाल सकता। अब वो बोल नहीं सकता कि कुटाई हुई है, और बोला कुटाई नहीं हुई है तो शिवसैनिक ही बोलेंगे हमने ही कुटाई की है। अब शिवसैनिक बाहर आके बोले ऐसा नहीं हमने ही कुटाई की, और जो चार लोग हैं उन्होंने अगर थोड़ा सी, शिवसैनिक बहुत इमोशनल लोग होते हैं, अगर उन्होंने भावुक होते हैं, उन लोग ने अगर पूरा विवरण दिया, पूरा एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया कि इस तरह से कुटाई की है, तो फिर उद्धव ठाकरे की क्या वैल्यू रहेगी? तो उन लोग भी जानते हैं चुप बैठना अच्छा है, नरोवा कुंजरोवा जिसको जो समझना है समझ ले। मजेदार तो यह है कि हर छोटी बड़ी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले, हर रोज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संजय राउत इस मुद्दे पर ना कुछ बोल पा रहे हैं ना छिपा पा रहे हैं। पर एक चीज और आ रही है सामने की, उद्धव ठाकरे की पार्टी से कुछ एक विधायक बहुत जल्द बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। भगदड़ मच गई है पार्टी के अंदर। राजन सालवी करके है, रत्नागिरी का बंदा है, और वो चुनाव हार, उसको टिकट नहीं मिली थी। अब सी यहाँ भी उनका यही है, मुझे तो, मैं आपके शो पे बोला था, उनके जो 20 विधायक है, मुझे अचंबा नहीं होगा, मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर इसमें से 14-15 लोग शिवसेना छोड़ के बीजेपी में आ जाए, क्योंकि उनको भी खुद की सर्वाइवल सी, सबसे पहली बात है उनका हिंदुओं ने साथ छोड़ दिया है, मुसलमान भी उनके साथ नहीं है, जो उनका खुद का गुट उसने बना के रखा है, उसको संभालने के लिए भी हिंदुत्व का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो उसको आना तो इधर ही पड़ेगा। और आज उनको दूसरा प्रॉब्लम है कि उनको तकलीफ होगी, उनके कुछ काम भी नहीं हो पाएंगे, खुद के एरिया में भी डेवलपमेंट करना होगा, नहीं हो पाएगा। और अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को मिलके आए, उसको तो एंट्री मिलने से रही। मेरी कुछ संघ के लोगों से बात हुई, भाजपा के लोगों से बात हुई, सब में एक है कि अब उद्धव ठाकरे तो वापस नहीं आ सकता, इसकी घर वापसी कोई भी हालत में नहीं हो सकती। तब क्या होगा? पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उसके लोगों को शिवसेना छोड़ के भाजपा में ही आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी पॉलिटिकल करियर जो भी 30-40-50 साल उन्होंने एक पार्टी बनाने में डाली है और खुद की करियर भी बनाई है, वो खत्म हो जाएगी। और ये आज शुरुआत है, ये तो अभी गंगोत्री से एक पहली बूंद निकली है, इसके पीछे पूरी जलधारा निकलने वाली है और आगे चढ़ के बाढ़ होने वाला है। पर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ इसलिए आना चाह रहे थे ताकि बीएमसी चुनाव में उनको कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि शिवसेना का दाल पानी जो है वो बीएमसी से ही चलता है। और हमने कितनी बार डिस्कस किया है इस मुद्दे को भी कि बीएमसी में कितना भ्रष्टाचार था, शिव सैनिकों के जितने भी पार्षद थे कैसे उन्होंने मोटी मोटी रकम बनाई। तो अब अगर बीजेपी के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है, घर वापसी नहीं हो पा रही है उद्धव ठाकरे की, तब तो उनकी नैया बीच में डूब जाएगी। बीएमसी चुनाव तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। नैया डूब चुकी है। मेरे पास एक सर्वे आया है, आज के तारीख में अगर बीएमसी के चुनाव होते हैं तो उद्धव की जो शिवसेना है उसको बहुत मुश्किल है। 228 सीट्स की जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें 40 के ऊपर, उसकी पिछली बार 92 सीट्स थी उनके पास, इस वक्त 40 आना भी मुश्किल है। और ये हालत अगर हो गई तो इसकी पूरी जो सिचुएशन है बॉम्बे में, और दूसरा इसका इम्पैक्ट आएगा थाना, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, ये जितने भी दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां भी उसकी ऐसी धुलाई होगी, यानी सर्फ और विम से अच्छी वाली धुलाई उसकी सब जगह हो जाएगी, तो उसकी कोई औकात ही नहीं रहेगी। पैसा तो छोड़िए, जो लोग हैं ना उन लोग घर के बाहर निकलने में मुश्किल, देखिए मुश्किल होगा उनके लिए। और अब उद्धव ठाकरे भी समझ रहा है कि भैया, असी नीचे से भी प्रेशर आ रहा है कि भैया ये बड़भोले को बोलो चुप बैठे, मराठी में बोलते हैं उसको भांडुपचा भोंगा। हाँ, और लोग जो बहुत कुछ और भी शब्द है वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, अच्छे नहीं दिखते, लेकिन ऐसी भी गालियां उसको शिवसेना के अंदर के लोग दे रहे हैं, और उन लोग बोल रहे हैं कि इसको निकाल बाहर करो, संजय राउत को। हाँ, कि भांडुप के बंदे को निकाल बाहर करो, नहीं तो हम लोग की लुटिया डूब जाएगी।
और आज के तारीख में उसको पता है कि उसको अब कांग्रेस भी नहीं लेने वाली है। अगर 40 पार्षद आते हैं तो खत्म हो गई है पार्टी, क्योंकि एक तो 40,000 करोड़ का बजट था, दूसरा 80,000 करोड़ की एफडी थी, जिसके ऊपर कुछ नहीं तो 6-7 हजार करोड़ रुपए का ब्याज आता था। तो रफली 50,000 करोड़ का टोटल बजट था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो उन्होंने 25 साल से खाया है। पूरा मलाई चाट चाट के उसने सब साफ किया है, बम्बई का कुछ नहीं किया उन्होंने। आज उनके हाथ से पैसा छूट जाएगा तो खत्म हो गए उन लोग। तो यानी कि और हालात ऐसे भी बन रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से छुट्टी भी हो सकती है संजय राउत की, ऐसा प्रेशर बन रहा है पार्टी के अंदर। यस, यस, क्योंकि उसकी छुट्टी करो या तो उसको चुप बिठाओ। और मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, नाउ दिस इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आई एम डूइंग, आई डोंट हैव एनी इंटरनल इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर उद्धव को खुद को कुछ सेव करना है, ही विल हैव टू सेक्रीफाइस संजय राउत। उसके सामने पात्राचाल का केस चल रहा है, 5,000 करोड़ का स्कैम उसने मराठी मानुस के सामने किया है। मराठी मानुस के घर खा गया है 5,000 करोड़ रुपए के स्कैम में, उसके सामने ईडी का चल रहा है। उद्धव ठाकरे को, और देखिए सुशांत सिंह राजपूत, दिशा, दूसरे वसूली वाले केस, ये मनसुख हिरेन का मर्डर, ये सब में भी इन्वॉल्वमेंट है ही है। उसको बचना होगा तो उसने बलि का बकरा करके इसको, संजय राउत को आगे धरना पड़ेगा कि आपको जो करना है संजय राउत के साथ करो, उसके सामने दूसरे 10 केसेस खोलो, उसके साथ जो करना है करो। संजय राउत फाइनली जेल ही जाएगा। ईडी के केसेस है, दूसरे केसेस अभी तक निकले नहीं है। जब एक एक निकलने लगेंगे तो संजय राउत शायद, उसकी हालत जेल के बाहर उसको बेल भी ना मिले। पिछली बार उद्धव ठाकरे संजय राउत के माताजी को मिलने गया था। इस वक्त तो उद्धव ठाकरे उसके घर भी नहीं जाएगा, स्टेटमेंट भी नहीं करेगा, सिर्फ पार्टी से निष्कासित कर देगा उसको। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अंदर ये जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं, इसका कुछ असर आपको शिंदे गुट पर नजर आता है, शिंदे की शिवसेना पर नजर आता है क्या? सी, अब ऐसा है, सबसे पहले शिंदे की शिवसेना मुंबई में यानी बीएमसी लिमिट्स में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि शिंदे और आ, आनंद दिघे, इसका बंबई पे कोई भी वर्चस्व नहीं था। अभी आनंद दिघे का मूवी बनाया, वो सब धर्मवीर 1, 2 वो सब किया एक नाथ शिंदे ने, लेकिन बीएमसी लिमिट्स में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक नाथ शिंदे डजंट मैटर इन बीएमसी लिमिट्स। थाना में एक नाथ शिंदे भगवान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक नाथ शिंदे वहां जीत के ही आएगा, उसमें भी दो राय नहीं है। वहां रादर उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आप आगे जाइए, अगर कल्याण डोंबिवली, अगर सेंट्रल लाइन में हम आगे बढ़ते, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, वेस्टर्न लाइन में हम देखें मीरा भाईंदर, विरार वसई, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। राधा मीरा भाईंदर में तो भाजपा बहुत स्ट्रांग है, फिर वो नरेंद्र भाई मेहता बोलिए या गीता जैन बोलिए, वो लोग दोनों भी भाई बहन ही है, और दोनों भाजपा के साथ ही जुड़े हुए, आज से नहीं। यानी गीता जैन के ससुर जी गहलोत के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, वो भाजपा की सबसे पहली गवर्नमेंट थी कोई भी स्टेट की। तो इन लोग सब दो दो जनरेशन से भाजपा के, और उसका बहुत अच्छा पकड़ है ग्राउंड पे। आगे जाइए विरार वसई में तो मिक्स पॉपुलेशन है, लेकिन वहां भी जो शिवसेना की कोई स्टैंडिंग नहीं है। अब नवी मुंबई में आइए तो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ भी उसकी उतनी स्टैंडिंग नहीं है। ओके, तो जो बेसिस था वो एक बीएमसी था, और बीएमसी के बाहर अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे का जो रियल वजूद है वो सिर्फ टीएमसी में, टीएमसी के बियॉन्ड उसका उतना वजूद नहीं है। पर जितना शोर सरकार बनने से पहले एकनाथ शिंदे ने मचा रखा था, उनकी पार्टी के नेताओं ने तरह तरह के बयान दिए, गृह मंत्रालय भी चाहिए था वगैरह वगैरह, अब शांत है आजकल। एनडीए में कहीं कोई उठापटक नहीं है, महायुति में। सी, तब तो वो एकनाथ शिंदे ने भी थोड़ा बहुत ये सब स्टेटमेंट्स करवाए होंगे, और तब नेगोशिएशन का टाइम था। सी, पॉलिटिकल पार्टीज को दो बार ही हेवी नेगोशिएट, हार्ड नेगोशिएशन करने को मिलता है। एक, चुनाव के पहले जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चुनाव के बाद जब मंत्री पद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार वो हो गया, बाद में कुछ बोल नहीं सकेंगे। अभी अगर बोलेंगे ना तो वापस जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने जो गलती की थी वो रिपीट एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता है। सी, आप देखिए 5 साल जब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के अंडर में गवर्नमेंट चल रही थी,
इन लोग गवर्नमेंट में थे लेकिन रोज अगेंस्ट में स्टेटमेंट मारते थे, भैया या तो तुम बाहर बैठो और तब भी तुम रोज संजय राउत अपन सबसे ज्यादा बोलता था। तब तो संजय राउत बाकायदा सामनों में बड़े बड़े लेख लिखकर पीएम मोदी को टारगेट करता था और अमित शाह को टारगेट करते थे, जबकि साथ में एग्जैक्टली। सरकार केंद्र में भी उनके मंत्री थे। यस, वो तो छोड़िए, मैं आपको दूसरा एक बात बताता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी पता चलेगा। नाणार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरमको और एडनॉक के साथ मिलके एक बहुत बड़ी रिफाइनरी का प्लान किया था रत्नागिरी में। ओके, जिसमें आईओसी, एचपी, बीपी, बाद में सऊदी की तेल कंपनी और अबू धाबी की तेल कंपनी, इन लोग सब मिलके एक साथ बड़ी रिफाइनरी डालने वाले थे। आपको पता है वो पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद करने वाला कौन था? उद्धव ठाकरे। वो सरकार में बैठा था और सरकार में बैठे हुए वो क्या किया, उसने एक प्रोजेक्ट, आप अपोजिशन में बैठे हो, आप एनवायरमेंटलिस्ट बन जाओ, आप सब करो और प्रोजेक्ट फेल करो, चलेगा। आप सरकार में बैठे हो, आपकी दोनों जगह पे, सेंटर में और दिल्ली में और मुंबई में दोनों जगह आपके मंत्री है, और बाद में आप एक गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट को आप डिरेल करने का काम करते हो। इससे ज्यादा नुकसान क्या कर सकता है कोई भी? और क्या बहाना दिया कि इसके कारण एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। अरे सबसे बड़ा इंडिविजुअल एक्सपोर्टर ऑफ आम कौन है? जामनगर फार्म्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। वो किसके अंडर में आता है? रिलायंस के अंडर में। सबसे बड़ा इंडिविजुअल एक्सपोर्टर। वहां ए ग्रेड क्वालिटी के आम बनते हैं। अगर वहां रिफाइनरी और ए ग्रेड क्वालिटी के आम बन सकते हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हो, ओके, और आपके यहाँ दिल्ली में भी नीता अंबानी जी सब बड़े बड़े पत्रकारों को एक एक हर समर में एक बड़ा बड़ा पेटी हम लोग बोलते हैं, हाँ, 4 डजन 5 डजन की पेटी सबको गिफ्ट करती है बड़े पत्रकार, जो बाद में दूसरे दिन अंबानी को गाली देते हैं आम खाने के बाद। तो यहाँ रत्नागिरी में कैसे प्रदूषण के कारण आम की खेती को इफेक्ट होगा, जब वहां तो कुछ नहीं था, वहां आम के इतने बड़े बागान बना दिए। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे की मानसिकता आप देखिए, कितनी नीच मानसिकता है कि खुद का स्टेट बर्बाद हो जाए उसको चलेगा। अब उसने किससे पैसे लिए थे, क्या सुपारी ली थी, मुझे पता नहीं है। ली थी या नहीं वो भी पता नहीं है, थी तो कितना था हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसी विकृति वाला बंदा साथ में रहे और उसको किसने ये आइडिया दिया होगा? इसको आइडिया संजय राउत ने दिया होगा। बिल्कुल। आज वहां अगर रिफाइनरी आती, कितने लोगों को वहां रोजगार मिलता, रोजगार वहां मिलता। जमीनों के भाव बढ़ते, और इसको तो कोई नुकसान होना ही नहीं था आम के बागानों को। उसने कोकण को बैकवर्ड रखने में तो एक अपना उद्धव ठाकरे का ही हाथ है। ये अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि हमारे ही नेता ने, अब उद्धव ठाकरे की तो पिटाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बाल ठाकरे के बेटे हैं, तो पिटाई किसकी करेंगे? संजय राउत। संजय राउत की। बलि का बकरा एक ही है और चिल्लाता वही ज्यादा है। आपको पता होगा स्कूल में भी है ना, जो सबसे ज्यादा मस्तीखोर बच्चा होता था ना, उसकी पिटाई करती थी, बाकी किसी की पिटाई नहीं होती थी। तो यहाँ भी वही हो रहा है, सबसे ज्यादा बड़बोला जो है उसकी पिटाई हो रही है। पर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ एक सांसद हैं, वो भी आपको लगता है कि पाला बदल सकते हैं? क्योंकि पीछे खबरें आई थी कि आराम से, बहुत सी सांसदों आराम ने से पीएम मैं मोदी से बोलूं, मुलाकात की है। उन लोग प्रधानमंत्री जी को 3 बार रिक्वेस्ट किए थे, हम्म। उसके बाद में उसको अपॉइंटमेंट मिली है। इन लोगों को अब खुद के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उद्धव ठाकरे को जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अगर वो जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो उसको खुद के पॉलिटिकल करियर को खुदा हाफिज बोलना पड़ेगा। तो यानी कि आने वाले जो दिन हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए तो खराब है ही, लेकिन संजय राउत के लिए और ज्यादा खराब है। अभी तो मातोश्री में शिव सैनिकों ने पिटाई की है, क्या पता भांडुप में जाकर भी शिव सैनिक पिटाई कर डाले, और जितने भी जगह पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हो सकता है वहां पे भी उनकी पिटाई हो जाए। तो संजय राउत तो अब ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। शरद पवार की तरफ से भी एक शब्द नहीं बोला गया है इस खबर को लेकर, जो पिटाई वाली खबर है। तो अब देखते हैं आगे चलकर संजय राउत का क्या हाल होता है। वैसे भी उनकी सांसदी तो आज नहीं तो कल चली जानी, जब टर्म पूरा होगा वो तो तो दोबारा जानी है। राज्यसभा के सांसद बनकर आ ही नहीं सकते। तो उल्टी गिनती एक तरह से संजय राउत की शुरू हो गई है। जो खेल उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ खेला, अब वो उसी खेल में खुद फंस गए हैं। सुमित जी उससे आप। गंदा वाला हुआ, उससे भी गंदा हो रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट में तो उसने सिर्फ गंदे शब्दों की शब्द यूज किए थे। उसने देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट में गंदे शब्द, हिंदुत्व, मुझे इंडिविजुअल आज कोई एकनाथ शिंदे को गाली दे, नरेंद्र भाई को गाली दे, अमित भाई को गाली दे, देवेंद्र जी को गाली दे, फर्क नहीं पड़ता। उसने हिंदुत्व, देव, देश, धर्म के अगेंस्ट में गया है वो बंदा।
देव धर्म देश के अगेंस्ट में जो जाता है उसको भगवान भी नहीं बचाता है, याद रखिए। बिल्कुल। दुर्योधन का क्या हुआ था, रावण का क्या हुआ था, कंस का क्या हुआ था, संजय राउत के साथ इससे भी गंदा होगा। उसकी शुरुआत हो गई है, तो अब तो पता नहीं संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हर रोज सुबह 10 बजे करते थे, वो करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे कि कहीं शिव सैनिक वहां आकर उनकी पिटाई ना कर दें। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि 2019 के बाद उनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ संजय राउत ही है। सुमित जी, आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। नमस्कार आपको भी। और जय भारत माता की जय, जय श्री राम।